हेलो एवरीवन। यूजीसी नेट प्रिपरेशन जोन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे हम अपने यूजीसी नेट जोन 2025 के लिए पेपर वन और पेपर टू के प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस चल रही है। तो आज हम हमारा जो पेपर वन का प्रैक्टिस सेट है वो कर रहे हैं, और पेपर टू में हम पॉलिटिकल साइंस को शाम को लेते हैं क्लास। तो उसमें आज हम अपना जून का 2011 का पेपर करेंगे। तो पेपर वन की क्लास है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम सभी के सभी 10 के 10 यूनिट्स को कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। और नीचे राइट डाउन है कि कौन सा क्वेश्चन जो है किस पेपर में कब आया है। जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या नया है चैनल पर, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा का मुक्त वातावरण जहाँ अध्यापक एवं छात्र आपस में सहभागी होते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, ऐसे वातावरण में कौन सा शिक्षण स्तर सहयोग होगा। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट है बच्चों, कि आपको देखने के लिए कि आपने जितनी थ्योरी पढ़ी है अभी तक वो कितनी आपको याद है या किस लेवल तक की आपकी तैयारी चल रही है। तो आप क्वेश्चन लें और कॉपी पेन साथ में रखें और अपने आंसर साथ साथ लगाएं, और फिर चेक करें कि आपके कितने आंसर ठीक हुए और कौन से क्वेश्चन में क्या दिक्कत। तो कक्षा का जो मुक्त वातावरण होता है जहाँ अध्यापक और छात्र आपस में सहभागी होते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, ऐसे वातावरण में जो है शिक्षण का विमर्शी स्तर सहायक होगा। नेक्स्ट है, विमर्शी स्तर शिक्षण स्मृति स्तर शिक्षण से अलग होता है क्योंकि इसमें शामिल संप्रेषण की पद्धति मूलतः होती है। तो इसमें संप्रेषण की कौन सी पद्धति जो है वो होती है, एक रेखीय, नीचे से ऊपर की ओर, अंतर रेखीय, या क्रियान्वयनकारी। तो जो विमर्शी स्तर होता है, विचार विमर्श करना, तो यह शिक्षण का उच्चतम स्तर होता है। और इसमें हम क्रियान्वयनकारी जो है कार्य होते हैं। ये क्रियान्वयनकारी संप्रेषण की पद्धति को फॉलो करता है। आंसर है क्वेश्चन थर्ड, अध्यापन के किस स्तर में मुख्य जोर विचार और सूचना को ग्रहण करने और उसे व्यवस्थापित प्रस्तुतिकरण पर होता है। तो स्मृति स्तर पर, अबोध स्तर पर, मन स्तर पर, या स्वायत्त विकास स्तर पर। तो जो स्मृति स्तर है शिक्षण का, ये न्यूनतम स्तर माना जाता है। इस स्तर पर जो हम कहते हैं कि सोचने की जो क्षमता है वो उसकी कोई भूमिका नहीं होती। छात्र जो है केवल उन सूचनाओं और आधारों पर रट्टे मारता है जिन्हें वह सिखाया जाती है जो उसको। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। शिक्षा के परगामी दृष्टिकोण का एक मूलभूत सिद्धांत है। शिक्षा के परगामी मूलभूत का एक दृष्टिकोण का एक मूलभूत सिद्धांत है कि शिक्षा केवल आजीविका की तैयारी नहीं अपितु यह अपने आप में संपूर्ण जीवन होनी चाहिए। कारण रहता है कि शिक्षा के पुनर्निर्माणवादी विचारधारा के अनुसार नई सामाजिक व्यवस्था निश्चित रूप से प्रजातांत्रिक होनी चाहिए। तो ये दोनों ही कथन जो है सत्य है। ये आंसर जो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिगम का कौन सा सिद्धांत शिक्षण के अधिगम का कौन सा सिद्धांत शिक्षण के मननात्मक स्तर का समर्थन करता है। तो मननात्मक स्तर का समर्थन कौन करता है, अनुबंधन का सिद्धांत, प्रबलन सिद्धांत, आवश्यकता न्यूनीकरण सिद्धांत, संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत। तो जो संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत है यह मननात्मक स्तर का समर्थन करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के किस स्तर को समन्वयी अबोध भी कहा जाता है? अधिगम के किस स्तर को समन्वयी अबोध भी कहा जाता है? स्मृति स्तर, अबोध स्तर, विचार विमर्शी चिंतन स्तर या स्वायत्त विकास स्तर? तो जो इसको कहा जाता है विमर्शी चिंतन स्तर। विमर्शी चिंतन स्तर क्या होता है बच्चों? विमर्श जो है कि मानसिक प्रक्रिया की होती है जिसमें आप नई चीजें नहीं सीखते, जो आपकी पहली चीजें हैं, जो आपकी अंतर्नल हैं, तो उनको ही आप आलोचना या अपने विचार प्रकट करते हो उस चीज के ऊपर। नेक्स्ट है, गद्यांश किया गया है। जब भी आप गद्यांश करें, रीजनिंग करें या मैथ करें तो कॉपी पेन साथ जरूर लेकर बैठें। तो आज का जो गद्यांश है इसको एक बार रीड आउट करिए, फिर इसके क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नव मध्य वर्ग ऊपरीमुखी रूप में गतिशील, अधिकांशतः अंग्रेजी भाषा में शिक्षित है और व्यावसायिक, तकनीकी और अवस्था अथवा प्रबंधकीय जीवन वृत्तियों में कार्यरत है। यह उपयोग के वैश्विक नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, वैश्विक स्तर के ब्रह्मांड का उपयोग करने वाला और दृश्यम उपयोग की जीवन शैली की महत्वाकांक्षा रखने वाला है। इस वर्ग की पहचान वैश्विक वस्तु श्रृंखला में इसकी भागी द्वारा परिभाषित होती है। बाजार मध्य वर्ग की पहचान का पहचान निर्माण, अभिव्यक्ति और महत्वाकांक्षा के एक तल के रूप में परिभाषित करता है। नव मध्य वर्ग के भीतर भी उल्लेखनीय अनेक स्तर विद्यमान हैं। उच्चतम स्तर मध्य से उच्च स्तर की सफेदपोश ऑपरेटिव प्रबंधों द्वारा अधिकृत है, जो कि सक्रिय ढंग से पारदेशीय पूंजीवाद में शामिल होते हैं। संप्रभात संप्रात वर्ग के विविध समूहों को जोड़ता है। वह बाजार के चमत्कार में वर्णित राष्ट्र राज्य की एक सर्वमान्य दृष्टि है। भारत की आर्थिक वृद्धि और विकास केंद्र के रूप में बाजार की मुख्य नीति निर्माण और क्रियान्वयन के विधि विचार विमर्श हेतु अति महत्वपूर्ण अवलंबन है। भारत में मध्य वर्ग भारत के अभिजात का एक खंड है। वे भारत की उपभोक्ता संस्कृति में शामिल होते हैं। यह संस्कृति तीव्र सुधारों से और बहुत से संबंधित शहरी केंद्रों के उदय से समृद्धित है। इसमें संबंधन, उपयोग और जीवन शैली की कहानी से में पुनर्सृजित है। यहाँ उपभोग, विकास और आधुनिकीकरण के समान माना जाता है। तो ये आपका गद्यांश था। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नव मध्य वर्ग व्यापक स्तर पर किस कार्य में सक्रिय है? तो भारत में जो नव मध्य वर्ग है वो व्यापक स्तर पर नव परिवर्तनकारी जीवन शैली को अपनाने में, नव तकनीकी क्षमता अर्जित करने में या व्यावसायिक कार्य नीतियों को पुनर्भाषित करने में या सुप्रकट उपयोग उपभोग में। तो भारत में जो नव मध्य वर्ग है वो सुप्रकट उपभोग में सक्रिय है। नेक्स्ट है, वैश्विक वस्तु श्रृंखलाओं में भाग लेने से मध्य वर्ग को मिली है स्वयं की पहचान, बाजार, आर्थिक प्रतिष्ठा या उपरमुखी गतिशीलता। तो ये मध्य वर्ग को मिली है पहचान। इस गद्यांश का मुख्य प्रसंग है। तो इस गद्यांश का मुख्य प्रसंग क्या है? बाजार प्रेरित मध्य वर्गीय पहचान, उच्च स्तर के उपयोग की आवश्यकता, आधुनिकृत उपभोग के नकारात्मक प्रभाव या ज्ञान उद्यमों का उद्भव। तो इस गद्यांश का मुख्य प्रसंग है बाजार प्रेरित मध्य वर्गीय पहचान। नेक्स्ट है, नव मध्य वर्ग किससे संबंधित है? तो नव मध्य वर्ग किससे संबंधित है? वैश्विक ब्रांड के उत्पादन से, बाजार विस्तार से, वैश्विक पूंजीवाद से या सफेद पोश सर्वोच्चता से। तो वैश्विक जो नव मध्य वर्ग है ये वैश्विक पूंजीवादी से संबंधित है।
फिर है अभिजात वर्ग के पास एक राष्ट्र राज्य की दृष्टि किस पर अवलंबित है? तो नीति विमर्श पर, बाजार चमत्कार पर, असीमित उपभोग पर, या फिर कोऑपरेटिव वृत्तांत पर। तो अभिजात वर्ग के पास जो राष्ट्र राज्य की दृष्टि है वो है बाजार चमत्कार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग से एक क्वेश्चन, कॉपी पेन जरूर साथ लेके बैठे। वर्ण श्रृंखला दी गई है DYJXOWSVVU में अगला पद बताना है क्या होगा। तो इसको सोल्व करते हैं। तो डी से जे में अगर आप जब जाओगे तो +6, जे से डब्लू जाओगे तो +5, और ओ से एस अगर आप लोग जाओगे तो +4, और एस से वी +3। तो अब ऐसे घटते घटते आ रहे हैं, तो वी से आगे जाओगे तो +2 जाना पड़ेगा अपने को। तो +2 जाओगे तो एक्स आएगा। तो एक्स दो में है, दो को काटो पहले, तो दो को रखो बस। फिर है YXWUVVU। तो ये रिवर्सिबल जो है अल्फाबेट है, तो ये हो जाएगा TUVWXY। तो टी आंसर बी राइट हो जाएगा, एक्स और टी। नेक्स्ट है BHRF में नेक्स्ट क्रम क्या होगा? तो BHRF में क्या है? तो बी जो है 2 पे है, H8 होता है, R18 होता है, F6 होता है। तो अगर हम अल्फाबेटिकली भी चलें तो BHRF, तो बी से एच जो है वो +6 पे है, CDEFGH। एच से R8 ये 8 पे है, ये 2 है, ये 18 है, F6 है। तो 8 से 18 पर गए तो +10 हो गया, 18 से 6 पर गए तो ये +14 हो गया। ऐसे बढ़ता ही जा रहा है 4 4 का। तो 4 से +18 करना, F से X आ जाएगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्प में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो TEFUGH-WKL, तो TUVW आ जाएगा। तो V एक ही है, राइट हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत है। आप फर्स्ट से भी आंसर रिवील कर सकते हैं। निम्नलिखित में से संज्ञता को पूरा करें। तो JAK, KBL, LCM, MDN। तो देखिए जो K से K, L से L लास्ट वाला अक्षर, लास्ट वाला अल्फाबेट देखिए, फर्स्ट का जो लास्ट है वो सेकंड का फर्स्ट है। L से L, M से M, तो N से N हो जाएगा। N एक ही है पूरे ऑप्शन में, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आप सोल्व करें सबको पूरा, आपको जहां आंसर मिले अपना टाइम बचाइए और आंसर को जल्दी जल्दी रिवील कीजिए। फिर है यदि अर्थ का कूट के रूप में QPMZ लिखा है तो हर्ट को उसी कूट में किस प्रकार लिखेंगे? यानी कि अर्थ लिखा है EARTH, QPMZ, तो ये कैसे लिखा है? ई को क्यू लिखा है, टी को जेड लिखा है,
और पी ए को पी लिखा है, एच को एस, तो इसी में से सेम उस पे बना दो। एच है, एच के नीचे क्या है, एस है, ये अर्थ के लिए लिख रहा हूं मैं, तो एच के लिए नीचे क्या है, एस, ई के लिए क्या यूज कर रखा है इसने, क्यू, ए के लिए पी, आर के लिए एम, टी के लिए जेड, यानी एस क्यू पी एम जेड, एस क्यू पी एम जेड, आंसर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड की भाषा में गिव को विग लिखा है और ओवर को एवरो लिखा है, तो इसी में डिस्क को क्या लिखा हो, क्या लिखेंगे, तो डिस्क को क्या लिखेंगे, ये देखिए, फर्स्ट लेटर को लास्ट लेटर में, सेकंड सेकंड की जगह पे है, फिर जो थर्ड है उसको फर्स्ट बना दिया, यानी फर्स्ट फोर्थ के प्लेस पर, सेकंड सेकंड के प्लेस पर, थर्ड फर्स्ट के प्लेस पर, और फोर्थ जो है थर्ड के प्लेस पर। तो ऐसे करें, डी को, ये फर्स्ट है, फोर्थ के प्लेस पर लास्ट में ले जाओगे, लास्ट में वैसे डी सिर्फ इसी में है, आंसर सी, फिर भी चेक कर लेते हैं। सेकंड को सेकंड के प्लेस पर, सेकंड के प्लेस पर रखो आई को, थर्ड को फर्स्ट के प्लेस पर, और फोर्थ को थर्ड के प्लेस पर, एस आई क्यू डी। नेक्स्ट आपका पैराग्राफ दिया गया है, निम्नलिखित तालिका वर्ष 2014 से 2020 तक के 7 वर्षों के 3 शहरों की पी क्यू आर की जनसंख्या लाख में दर्शाई गई है। इस तालिका के आधार पर संबंधित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो जब भी आप पाई चार्ट करें तो उसको आप एक बार नोट डाउन कर ले कॉपी पेन लेके, और फिर अपने क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करें। तो इसमें पहले क्या है, वर्ष दिए गए हैं, पी क्यू आर शहर दिए गए, इनकी लाखों में जनसंख्या दी गई है 2014 से लेकर 2020 तक। तो जिसकी भी जो जरूरत पड़ेगी मैं आपको डिटेल देता रहूंगा कि किस शहर की क्या जानकारी थी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी 7 वर्षों में के लिए शहर आर की कुल जनसंख्या और शहर क्यू की कुल जनसंख्या का अंतर क्या होगा। आर और क्यू की जनसंख्या का कुल अंतर पूछा है, तो एक बार आर की सारी जनसंख्या जोड़ लो, एक बार क्यू की, और दोनों को आपस में घटा दो। तो पहले आर की जो है 2014 से स्टार्ट होती है 2020 तक, तो 2014 में कितनी थी, 50 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 100, और ये इक्वल टू हो जाएगी 490 पे। ये 490 आ गई शहर आर की, तो आर की लिख देता हूँ मैं एक बार साइड में स्पेस के में, आर की आ गई 490 लाख। ऐसे ही अगर क्या की करेंगे हम टोटल, तो क्या की आ जाएगी 360, तो इसको इससे माइनस कर देंगे, तो 49 से 360 गए 130 लाख बच गई, तो आंसर ये राइट हो जाएगी। नेक्स्ट है, वर्ष 2018-19 और 2020 को मिलाकर शहर आर की कुल जनसंख्या के सापेक्ष वर्ष 2014, 15 और 16 के लिए शहर पी की कुल जनसंख्या का अनुपात क्या होगा। यानी इसने क्या बोला कि 2018, 19 और 20 को मिलाकर तीनों शहरों को, शहर आर की जनसंख्या पूछी, बस तीनों शहरों के शहर आर की जनसंख्या को मिलाकर कुल जनसंख्या के सापेक्ष में, तो कुल जनसंख्या के सापेक्ष में दो वर्ष 2014, 15, 16 के लिए शहर पी की कुल जनसंख्या का अनुपात क्या होगा। यानी शहर आर का तो लेना 18, 19, 20 का, और
शहर पी का लेना अपने को 2014, 15 और 16 का, ठीक है, और अनुपात निकालना है। तो पहले शहर पी का लेंगे 2014, 15, 16 का। ये है 40 प्लस 45 प्लस 60, ये हो जाएगा अपना 145 लाख। अब शहर आर का देखते हैं। आर का है 18, 19, 20 का 80, 90, 100, ये हो जाएगा 270। तो 270 को और 145 को करो काट दो, इसको इससे करोगे तो 2954 आ जाएगा। आंसर डी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी दिए गए वर्षों के लिए शहर पी की अलग लगभग औसत जनसंख्या क्या है। तो सिर्फ शहर पी की औसत जनसंख्या काटनी है। तो पी के जितने सातों हैं, सातों को प्लस करके और 7 से डिवाइड कर देंगे। 40 प्लस 45 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 65 और प्लस 80, इसको डिवाइडेड बाई 7 कर दो, ये आ जाएगा इक्वल टू में 410/7। और इसको अगर आप कट करोगे तो 7×5 = 35 और बच गया 66, 7×7 = 56, तो 59 के आसपास आ जाएगा, 59 लाख के आसपास। नेक्स्ट है, वर्ष 2016 की तुलना में 2017 में शहरार की जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत। तो एक बार 2016 की निकालो, फिर 17 की, दोनों को परसेंटेज कर दो। तो 16 की कितनी है, 70 माइनस 60/60 इंटू 100, तो इससे काट दो। बाद में काटना, एक सेकंड कैलकुलेशन में यही गड़बड़ होती है। इसको माइनस करोगे तो इक्वल टू में 10/60 इंटू 100 आ जाएगा। इससे ये गया, ये बच गया, फिर भी बात वही होगी, तो आ जाएगा 16.67%। इसीलिए बोलता हूँ बच्चों की कॉपी पेन साथ लेके बैठा रहो रीजनिंग करते वक्त। हरित भारत मिशन के अधीन कितने हेक्टेयर निम्नलिखित वन भूमि जो है को वनरोपण के अंतर्गत लाया जाता है। तो कितनी भूमि है जिसको वनरोपण के अंतर्गत लाया जाता है? 2 मिलियन, 6 मिलियन हेक्टेयर, या 8 मिलियन हेक्टेयर, या 20 मिलियन हेक्टेयर। तो हरित भारत मिशन के तहत जो है वो लाया जाता है 6 मिलियन हेक्टेयर को। 6 मिलियन हेक्टेयर भूमि को जो है इसके अंतर्गत लाया जाता है। तो हरित भारत मिशन क्या है बच्चों? तो जलवायु परिवर्तन होता है उसको, उसके आधार पर जो हमने 8 योजनाएं बनाई है राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत। तो हरित भारत मिशन की जो है उसमें जलवायु परिवर्तन को रोक यानी सुधारना है। तो देश के जितने भी संसाधन हैं, वितरण हैं, वो जो उसको गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाएंगे था और उनकी जीविका पर असर पड़ेगा, तो उस चीज को ठीक करने के लिए। और इस मिशन का जो क्या उद्देश्य है हरित भारत मिशन का, कि जो वन और गैर वन वाली भूमि है 6 मिलियन हेक्टेयर, उसको 60 लाख हेक्टेयर बनाना है। 60 लाख हेक्टेयर वन को बढ़ाना है और 50 लाख हेक्टेयर वन को जो है गुणवत्ता में सुधार करना है, यानी उसके। और इसको भी 2020 तक जो है 50 से 60 लाख तक कार्बन डाइऑक्साइड में कटौती करना था। नेक्स्ट है, एक पर्यावरण अनुकूलन भवन ग्रीन बिल्डिंग
क्या होता है, न्यूनतम ऊर्जा का उपयोग करते हैं, अपशिष्ट सर्जित करता है, बहुत अधिक जल की खपत करता है, या प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करता है, स्वस्थ जीवन के लिए स्थान मुहैया कराता है। तो एक पर्यावरण अनुकूल भवन जो है वो न्यूनतम ऊर्जा का उपयोग करता है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करता है और स्वस्थ जीवन के लिए स्थान मुहैया कराता है। तो आंसर बी जो है राइट हो जाएगी। नेक्स्ट है, अभिकथन है, मेथोमोग्लोबिन ग्लोबिनियम एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त शरीर के विभिन्न भागों तक पर्याप्त ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं कर पाता। ठीक है। तर्क देते हैं कि नाइट्रोजन की उच्च मात्रा वाले पेयजल का उपयोग करने से ये बढ़ जाता है। तो ये दोनों चीजें ठीक है, आंसर ए राइट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि नाइट्रोजन की उच्च मात्रा वाले पेयजल, आप जितने भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह सारी चीज पीते हो, ओलिगोट्रॉफिक झीलों की ओलिगोट्रॉफिक झीलों की विशेषता क्या रहती है? तो ओलिगोट्रॉफिक झीलों की विशेषता क्या होती है? पोषकों का उच्च स्तर, पोषकों का अभाव, पोषकों का निम्न स्तर, या जैविक पदार्थों का उच्च स्तर। तो पोषक जो ओलिगोट्रॉफिक झील होती है उनमें क्या होता है, पोषकों का अभाव होता है। तो जो जो ओलिगोट्रॉफी होती है ये कम पोषक वाली होती है, जो इटोट्रॉपिक होती है वो भरपूर पोषक वाली होती है, जो मेसोट्रॉपिक होती है वो बीच के पोषक वाली होती है। नेक्स्ट है, तापमान में वृद्धि के साथ जल निकाय में विघटित ऑक्सीजन अंश क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो अगर तापमान में वृद्धि होगी तो जल के अंदर जो ऑक्सीजन होती है पानी वाटर के अंदर, तो वो घट जाती है, बढ़ जाती है, स्थिर रहती है, तापमान प्रसार के अनुसार बढ़ता है घटता है। तो तापमान जब वृद्धि होगी तो जल के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई है उसके अंश है वो घट जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो तापमान में जब बढ़ोतरी होती है तो जो पानी के अंदर ऑक्सीजन अब्जॉर्ब होती करने की जो अब्जॉर्बेशन की क्षमता है वो कम हो जाती है, और तापमान में वृद्धि होने के कारण जो है जल में बोर्ड की मांग बढ़ जाती है, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, वर्षा प्रचुर वन के व्यापक क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई की जाने की दीर्घकालीन प्रभाव है। उन क्षेत्रों में वर्षा के परिणाम में वृद्धियां, उन क्षेत्रों में वर्षा के परिणामों में कमी, या उन क्षेत्रों में वायु की गति में वृद्धि, या उन क्षेत्रों में भू संरक्षण की दर में वृद्धि। तो प्रचुर वन के व्यापक क्षेत्रों में वृक्ष की कटाई के कारण जो है उन क्षेत्रों में वर्षा के परिणामों में कमी आती है। नेक्स्ट है, ताजमहल का मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके प्रतिकूल प्रभाव की आकांक्षा आकांक्षा है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, ऑक्सीजन, या हाइड्रोजन। तो ताजमहल पर आपको जो मुख्यतः दिखाई देती है वो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, SO2 के कारण जो गैस है उसकी गैस है उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण जो ताजमहल का संगमरमर है जो पत्थर है वो पीले रंग में बदल रहा है, पीले रंग का हो रहा है। और जो अम्लीय वर्षा होती है वो जिम्मेवार होती है सल्फर डाइऑक्साइड की। नेक्स्ट है, इतिहास संबंधी शोध में एनालिसिस किससे संबंधित है? तो इतिहास संबंधी शोध में डिस्कोर्स एनालिसिस है जो वो हॉब्सन, कार, स्किनर, या फूको। तो डिस्कोर्स की विश्लेषण ही संबंधित है हमारा फूको से। फूको जो इसको परिभाषित करता है, इसका अर्थ क्या निकालता है फूको डिस्कोर्स एनालिसिस का, कि ज्ञान के गठन के तरीके को जो है और सामाजिक प्रथाओं के साथ एक रूप, एक शक्ति में संबंध को बांधना, उन दोनों के बीच संबंध स्थापित करना, उसको डिस्कोर्स एनालिसिस बोलता है। फिर है, वैज्ञानिक शोध के पास किसी परिघटना के कारण
बताने का अंतरिम लक्ष्य किसके माध्यम से होता है? तो वैज्ञानिक शोध के कारण जो है के पास जो गोपनीय नियम या अद्वितीयता का नियम या प्रज्ञा का नियम या फिर सामान्यीकरण का नियम। तो वैज्ञानिक शोध के पास जो होता हो सामान्यीकरण का नियम होता है। नेक्स्ट है, सर्वेक्षण शोध निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो सर्वेक्षण शोध जो है वो रचनावाद, शास्त्रार्थ मीमांस, व्याख्यात्मकता या प्रत्यक्षवाद। तो जो सर्वेक्षण अनुसंधान है वो क्या करता है कि व्यक्तियों के एक नमूने से प्रश्न के उत्तर में जानकारी प्राप्त करता है। तो ये प्रत्यक्षवाद होता है। किसी परिघटना के संबंध में कार्य करते समय शोध में विभिन्न पद्धतियों, अध्ययन समूहों, स्थानीय और अस्थायी विन्यासों के संयोजक को कहते हैं। त्रिभुजन, विषय सामग्री विश्लेषण, कार्पस, मध्यस्थता। तो किसी परिघटन के संबंध में कार्य करते समय शोध के विभिन्न पदों को जो है अध्ययन समूह के स्थानीय और अस्थायी विन्यासों के संयोजक को त्रिभुजन कहते हैं। इन तीनों के समूह को त्रिभुजन कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शोध पद्धति में नैसर्गिक परिवेशों तथा अर्थप्रदायी परिकार्यों का पर बल दिया जाता है? प्रयोगात्मक पद्धति पर, कार्योत्तर पद्धति पर, विशिष्ट अध्ययन पद्धति पर या वर्णनात्मक पद्धति पर? तो जो विशिष्ट अध्ययन पद्धति है जिसमें कि हम एक सामाजिक वास्तविकता को जानने के लिए अपने संगठन, विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण को एक ढंग बनाते हैं। नेक्स्ट है, संचार का कौन सा प्रकार है जो होवार्ड रिंगनोल्ड ने एक रक्तहीन प्रौद्योगिकीय कृत के कहा है? तो हार्वर्ड जो रिंगनोल्ड ने एक अमेरिकी लेखक है जो आभासी दुनिया और इंटरनेट, मोबाइल टेलीफोन के विकास के रूप में प्रभावशाली है। तो हार्वर्ड रिंगनोल्ड ने जो रक्तहीन प्रौद्योगिकी है उसको संचार के जो है इंटरनेट संचार के रूप में बताया है। नेक्स्ट है, संप्रेषण के अन्योन्य प्रतिरूप के मुख्य विशेषताएं हैं। तो संप्रेषण के अन्योन्य क्रियात्मक प्रतिरूप की विशेषता क्या क्या है? यह नव मीडिया के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, प्रतिपुष्टि चक्रीय ढंग से की जाती है, यह अनुभव क्षेत्र की अवधारणा से संबंधित है, यह मॉडल अभिसरण मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, या इसमें संप्रेषण सदैव दो परिचित व्यक्तियों के मध्य होता है। तो अन्योन्य क्रियात्मक में जो है संप्रेषण जो होगा यह नव मीडिया के सर्वाधिक उपयुक्त है, यह अनुभव क्षेत्र की अवधारणा से संबंधित और यह मॉडल अभिसरण मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। तो आंसर सी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संप्रेषण के लिए भाषा निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? तो संप्रेषण में जो है भाषा जो है प्रयोगशाला अनुरूपण, धार्मिक संबंध या दैनंदिन जीवन, अभिजात्यवादी वीरता। तो दैनंदिन जीवन के रूप में जो है यानी कि संप्रेषण जब भी आप करोगे तो एक दूसरे से अपनी भावनाएं, अपने विचार को प्रकट करोगे, तो भाषा तो सबसे उपयुक्त उसमें से डेली जीवन की हिस्सा है। नेक्स्ट है, टकराव का समाधान करने के लिए एक समूह के भीतर अधिक से अधिक अनौपचारिक आदान प्रदान उदाहरण है ऊर्ध्वाधर संप्रेषण का, अक्षैतिज संप्रेषण का, जोखिम संप्रेषण का या व्यक्तिगत संप्रेषण का। तो टकराव का समाधान करने के लिए एक समूह के भीतर जो है अधिक से अधिक अनौपचारिक आदान प्रदान
क्षैतिज संप्रेषण का जो है उदाहरण। नेक्स्ट है, संदेश प्रक्रिया के चरणों को क्रम को पहचानिए। तो संदेश प्रक्रिया के चरण जो है, क्रिया, अभ्यंतरण या चयन, समझना और अवबोधन। तो संदेश प्रक्रिया में क्या होता है, सबसे पहले अवबोधन होता है, फिर समझना होता है, फिर चयन करना होता है, फिर अभ्यंतरण और फिर क्रिया। तो डी आंसर जो है राइट हो जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिज्ञाप्ति जो है सभी मेंढक उभयचर हैं। सभी मेंढक उभयचर हैं। प्रतिज्ञाप्ति तर्क वाक्य से तार्किक रूप से समतुल्य है। तो देखिए एक बार इसको, कोई भी मेंढक, कोई भी उभयचर गैर मेंढक नहीं होते। कोई भी मेंढक गैर उभयचर नहीं है, या कुछ उभयचर मेंढक होते हैं और कुछ उभयचर मेंढक नहीं होते। तो इसमें हमने प्रतिज्ञाप्ति तर्क वाक्य से तार्किक समतुल्य बताना है। तो ये होगा इसके, अगर सभी मेंढक उभयचर हैं तो कुछ उभयचर मेंढक या कोई भी मेंढक जो है गैर उभयचर नहीं होते। अगर सभी मेंढक उभयचर है तो कोई भी मेंढक गैर उभयचर नहीं होती। नेक्स्ट है, यदि एक प्रतिज्ञाप्ति कुछ मछलियां अंडोत्सर्जन सर्जक पशु नहीं है, कुछ मछलियां अंडोत्सर्जक पशु नहीं है, को सत्य के रूप में दिया गया, तो निम्नलिखित में से प्रतिज्ञाप्ति असत्य होने का तत्कालिक रूप से अनुमान किया जा सकता है। असत्य होने का और तत्कालिक पूछा है इसमें। तो सभी मछलियां अंडोत्सर्जक पशु हैं, कुछ मछलियां अंडोत्सर्जक पशु हैं, कोई भी मछली अंडोत्सर्जक पशु नहीं है, या कुछ अंडोत्सर्जक पशु मछलियां हैं। तो कुछ मछलियां अंडोत्सर्जक पशु नहीं है दिया है, तो सभी मछलियां अंडोत्सर्जक पशु हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिज्ञाप्तियां इस प्रकार संबंधित है कि वे दोनों असत्य नहीं हो सकती हैं, यद्यपि वे दोनों सत्य हो सकती हैं। कुछ कारें प्रदूषण वाहन हैं, या कुछ कारें प्रदूषण वाहन नहीं होती हैं, या सभी कारें प्रदूषण वाहन होती हैं, या कोई भी कार प्रदूषण वाहन नहीं होती। तो या तो कुछ कारें होंगी, ये प्रदूषण वाहन। तो इसमें दिया कुछ कारें प्रदूषण वाहन होती हैं, तो कुछ होती हैं, सत्य है। कुछ कारें प्रदूषण वाहन नहीं होती, तो कुछ कार नहीं भी होती। सभी कारें प्रदूषण वाहन है, सभी कारें तो प्रदूषण वाहन नहीं है। कोई भी कार प्रदूषण वाहन होती नहीं, कोई भी तो कुछ है, ये जो आधा कटा हुआ है। तो ए और बी जो है राइट हो जाएगा, बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तार्किक रूप से इस कथन के समतुल्य है, कोई भी धातु गैस नहीं है। यानी कि कोई भी धातु गैस नहीं है दिया गया है, तो ये धातु ले लो आप एक तरफ, और एक तरफ गैस ले लो। तो कोई भी धातु गैस नहीं है, तो फिर कोई भी गैस धातु नहीं होगी। कोई धातु गैस नहीं है तो समतुल्य होगा कि कोई भी गैस धातु नहीं है। कोई भी गैस धातु नहीं है। नेक्स्ट है, आईसीटी से क्वेश्चन है, आईसीटी में निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवी परिवर्णीय जो शब्द है और उसका विस्तारण असंगत है। जीआईएफ ग्राफिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्मेट, या सीएस कैस्केडिंग स्टाइल शीट, या आरएआर रीडेबल आई आर्काइव, जीपीआईजी ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपोर्ट ग्रुप। तो कौन सा जो है विस्तारण
असंगत है, तो जो RAR है रीडेबल आईवॉक ये गलत है। RAR जो है वो डेटा स्पीडन और संग्रह के लिए होता है, एक फाइल का स्वरूप होता है। नेक्स्ट है, यदि 1 मेगाबाइट कंप्यूटर डाटा भंडारण में 220 बाइट के बराबर होता है, यानी 1 मेगाबाइट जो है वो डाटा भंडारण में, ये 220 नहीं आएगा अभी, यहाँ पे 2⁻20 आएगा। बाइट के बराबर होता है तो 248 टेराबाइट डाटा भंडारण में किसके बिट कितने बिट्स के बराबर होगा? तो 1024 बाइट में 1 KB हो गया। 1024 बाइट में 1 KB हो गया। 1 KB मतलब 2⁻10 बाइट्स। तो अपने को दे रखा है 2 KB, 2⁻20 दे रखा है तो 2 KB हो गया। और 2048 टेराबाइट में पूछा है, और 2048 टेराबाइट में तो 1024 GB जो 1 TB के बराबर होता है। और 1024 GB जो है, 1024 GB, एक सेकंड में दोबारा से लिख देता हूँ साफ साफ। आपको एक छोटा सा बता दूं कि 1 KB इक्वल होता है 2⁻10 बाइट्स के। तो 1 TB जो है वो इक्वल होता है 2 की पावर 40 बाइट्स के। तो अभी से पूछा 2048 TB, तो इसका मतलब 1 PB हो गया ये। 1024 TB जो 1 PB होता है, तो 2 PB पूछा, तो 1 जो PB है वो इक्वल हो जाएगा 2⁻50, 2⁻50 बाइट्स के। और इंटू टू कर दे उसको, 2⁻2 इंटू 10⁻50 हो जाएगा ये। तो इसका राइट आंसर अपने को मिल जाएगा, आंसर 250, यानी 2⁻54। ये पावर्स दे रखी है, 2⁻54, 2⁻44, 2⁻51, तो ये हो जाएगा 2⁻54। नेक्स्ट है, दीक्षा का पूर्ण रूप क्या है? तो दीक्षा का पूर्ण रूप क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, या डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर नॉलेज शेयरिंग, डाटा इंटरफेस एंड नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंस्टीट्यूशन फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो दीक्षा का पूर्ण रूप है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, आंसर ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्णी शब्द उनके रूप पूरे रूप के साथ सही ढंग से सुमेलित नहीं है? ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एक सेकंड, आज बच्चों थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया है। साइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, या ग्लोबल पोजीशनिंग स्कैनर, या फिर जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इनमें से जो है कौन सा सही नहीं है? तो जियोग्राफी, एक मिनट, जो साइबर और इसका तो ATM का लिख दिया, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये साइबर ओरिएंटेड मॉड्यूल है। तो इनमें से जो है वो है GPS का, जो है उसका पूरा जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, तो ग्लोबल प्रोसेसिंग सिस्टम है, ना कि सेंसर। इसमें ये गलत हो जाएगा, इसका यहाँ पे आएगा सिस्टम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्णीय शब्द उसके पूरे रूप से सही ढंग से सुमेलित नहीं है? UAB, यूनिवर्सल सीरियल बस, या RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड डिवाइस, या CRT, कैथोड रे ट्यूब, या GPIJ, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप।
तो जो RFID है, रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइस, ये जो है गलत जुड़ा हुआ। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना के लिए जिम्मेदार थे? तो राजा राम मोहन राय ने जो है आगरा कॉलेज आगरा बनवाया, हिंदू कॉलेज कोलकाता, या बनारस संस्कृत कॉलेज बनारस, या सेमरपुर कॉलेज सेमरपुर। तो जो प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय कोलकाता है, जिसे हिंदू कॉलेज के नाम से जानते हैं, ये राजा राम मोहन राय द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विचारक का मत था कि प्रकाश और ऊष्मा एक ही आवश्यक पदार्थ के केवल भिन्न रूप हैं और किसी वस्तु के गिरने का कारण गुरुत्वाकर्षण होता है? तो नागार्जुन, जीवक, कनाथ, या रामानुज। तो ऋषि जो कनाथ थे, उनका मत था कि प्रकाश और ऊष्मा जो है एक का ही स्वरूप होते हैं, और इन्होंने ही ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया। नीचे दो कथन दिए गए हैं। लाहौर स्थित पंजाब विश्वविद्यालय तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान हुई थी। ठीक है। दूसरा कथन है कि उनकी स्थापना का मुख्य कारण इस संस्थानों पर ओरिएंटल और आधुनिक यूरोपीय शिक्षा सहित उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग थी। तो ये दोनों ही ठीक है, आंसर ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 20वीं सदी के प्रारंभ में 1902 के में महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ कहाँ थे? रुड़की, मद्रास, कानपुर, शिवपुर, या पूना। तो 20वीं सदी के प्रारंभ में यानी कि 1902 के महत्वपूर्ण कॉलेज थे रुड़की, मद्रास, शिवपुर और पूना। कानपुर को छोड़ के सारी जगह थी। तो आंसर सी राइट हो जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने स्वतंत्रता से पहले अवनामक अवमानक महाविद्यालयों को बंद करने की अनुशंसा की थी? तो रेल आयोग, हंटर आयोग, शेल्डर आयोग, या हर्टोग समिति। तो जो है रेल आयोग ने इसको बंद कराने की अनुशंसा की थी। तो सर थॉमस थे, सर थॉमस ने जो है भारतीय रेल जो आज उसको जांच करने और उसको बढ़ाने के लिए इसको सुझाव दिया था 27 जनवरी 1902 को। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से क्या था? तकनीकी विश्वविद्यालय, मठ विश्वविद्यालय, सामान्य विश्वविद्यालय, या चिकित्सा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय निम्नलिखितों में से जो है मठ विश्वविद्यालय था। एक बहुत बड़ा बौद्ध मठ के रूप में मानते थे, बौद्ध मठ। और नालंदा विश्वविद्यालय में जो था बच्चों 300 क्लासेस थी, 300 कक्ष, 7 बड़े कक्ष थे, और 9 मंजिल जो है 9 मंजिला इमारत थी ये। 9 मंजिला जो विकास पुस्तकालय था इसका, इसमें 3 लाख से ज्यादा किताबें थी। और तक्षशिला को जो है नालंदा के बाद जो है तक्षशिला को दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है। तो आज की क्लास यहीं तक, कल फिर मिलते हैं। और शाम को जो अपना यूजीसी जून 2011 का पेपर है, तो सभी बच्चे आराम से क्लास को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। और जो भी आप लोगों को डाउट है, क्लास जैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और क्लास को लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए अगर आप वॉच करते हैं तो। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही, शाम को मिलते हैं।